देखने से पहले थोड़ा सा हम चैप्टर को गो थ्रू कर लेते हैं कि विट्रस क्या होता है। एक्चुअली इट इज़ एन एक्चुअली द फ्लूइड जो कि आपको पता है कि पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, कोलाजन होता है, हाइलुरोनिक एसिड होता है। इसके अलावा इसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, कुछ शुगर्स होती हैं, कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ऐसे पड़ी होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये होता है कि जो विट्रस होता है ना, वो उसकी अटैचमेंट क्या होती है, तो ये आगे की तरफ लेंस के साथ अटैच होता है। एज यू कैन सी हियर, आगे की लेंस के साथ अटैच होता है यहाँ पे करके। ओरा सीरेटा के साथ इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है, मतलब स्ट्रेंथ होती है इसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे अटैचमेंट विद द ओरा सीरेटा। पीछे ये ऑप्टिक डिस्क के साथ अटैच होता है, और यहाँ पे रेटिनल वेजल्स वगैरह के साथ अटैच होता है। ठीक है, तो ऐसा ऑल इसकी अटैचमेंट इस तरह से होती है। इसमें जो डिसीजेज़ हमने पढ़नी होती हैं वो ओपेसिटीज़ होती हैं। विट्रस के अंदर कोई ओपेसिटी हो सकती है, बैंड्स एंड मेम्ब्रेन्स बन सकती हैं, परसिस्टेंट हाइपोप्लास्टिक विट्रस हो सकता है, विट्रस हैमरेज हो सकता है, विट्रस लॉस हो सकता है, विट्रस इन्फ्लेमेशन हो सकती है, विट्रस डिटैचमेंट हो सकती है। ठीक है, ये सारी इसकी डिजीज़ होती हैं, जिसमें से जो ओपेसिटीज़ होती हैं उसमें से मोस्टली जो MCQs में आई हुई हैं वो एस्ट्रॉइड हाइलोसिस है और सिनकाइसिस स्किन टिलेंस है। ठीक है, और एमालॉइड डीजेनरेशन है। ठीक है, अब इसमें से जो MCQ आया हुआ है सबसे पहले कि एस्ट्रॉइड हाइलोसिस में क्या होता है कि एक्चुअली हम क्या देख रहे हैं, डीजनरेटिव कॉजेज़ है ना, विट्रस को डीजनरेट करने वाले ये सारे कॉजेज़ हैं। ये जतोई में भी दिए हुए हैं थोड़े बहुत, तो उसमें मतलब इनफ है जतोई में। अच्छा, ये ज़्यादातर ना यूनिलेटरल होते हैं, और हमें ना स्पेरिकल छोटे छोटे इस तरह की वाइट बॉडीज़ मिलती हैं कैल्शियम की ना, और वो हमें ऐसे लग रही होती हैं जैसे स्नोबॉल्स है। और MCQ आया हुआ है कि ये ज़्यादातर क्या होते हैं, यूनिलेटरल होते हैं। क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, कैल्शियम होता है इनमें, और एसोसिएटेड होते हैं विद द डायबिटीज़ एंड हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। और ये होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी बात ये होती है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक होता है मतलब कि इतना आपको तंग नहीं करता। ये थे, ये कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स हैं। ठीक हो गया। अब ये जो होते हैं लोअर पार्ट ऑफ द फ्लूइड विट्रस में हमें मिल रहे होते हैं, और ये होता है कि ये MCQ आया हुआ है कि ये हम किससे एसोसिएटेड होते हैं, ट्रोमा और इन्फ्लेमेशन की वजह से एसोसिएटेड होते हैं। ये किस वजह से हो रहे थे, स्टेरॉइड वाले, ये डायबिटीज़ और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से हो रहे थे, और उसमें कैल्शियम था। यहाँ पे क्या है, कोलेस्ट्रोल है, लेकिन ट्रोमा और इन्फ्लेमेशन की वजह से ही हमें गोल्डन शॉवर की फॉर्म में मिल रहे होते हैं। ठीक है, एमालॉइड डीजनरेशन जो होती है ये भी एक होती है, जिसमें एक्चुअली एमालॉइड डिपोजिशन हो जाती है हमारे विट्रस के अंदर, और उसकी वजह से रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह हो सकती है। ठीक हो गया, एमालॉइड डीजनरेशन। इसके अलावा ये सारी डीजनरेशन इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। और विट्रस मेम्ब्रेन्स एंड विट्रस में अगर बैंड्स और मेम्ब्रेन्स अगर हमें मिलती है ना, तो एक्चुअली वो पोस्टीरियर डिटैचमेंट ऑफ द विट्रस की वजह से ये बैंड्स एंड मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं। और इसमें से जो MCQ आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि इसकी वजह से एडिमा हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, और होल फॉर्मेशन हो जाती है रेटिना के अंदर। ठीक है, इन बैंड्स और मेम्ब्रेन्स की वजह से ये हम देखेंगे MCQ। और इसके अलावा विट्रस हेमरेज में जो सब हाइलोइड हेमरेज होता है, एक्चुअली ये कहाँ पे होता है, ये रेटिना और विट्रस के दरमियान में होता है। ठीक है, रेटिना और विट्रस के दरमियान में बोट शेप्ड हेमरेज बनता है, उसको हम कहते हैं एक्चुअली द सब हाइलोइड हेमरेज। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो आया हुआ है MCQ देख लेते हैं, विट्रस लॉस। विट्रस लॉस जो होता है ये एक्चुअली सर्जरी वगैरह के बाद हो जाता है, और इसमें ये साइंस आते हैं कि इसमें जब विट्रस लॉस होता है मतलब बाहर की तरफ आता है, तो कॉर्नियल एडिमा हो जाता है, जो प्यूपिल होता है वो अपड्रॉन हो जाता है, मैकुलर एडिमा हो जाता है पीछे की तरफ। ठीक है, विट्रस लॉस की वजह से मैकुलर एडिमा होगा, और फाइब्रस बैंड्स हमें मिलते हैं, और ऑब्वियसली विट्रस आगे आ रहा है तो एफेकिक ग्लोकोमा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो MCQ आता है वो विट्रस इन्फ्लेमेशन में से आता है कि इसमें विट्रस एब्सेस बन जाती है, और जो है डिफरेंट इसके पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन वगैरह। विट्रस डिटैचमेंट में से यही है कि हम MCQ से देख लेते हैं। विट्रस अटैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट। अब हम देखा था कि लेंस के साथ आगे अटैच हुआ था, इसके अलावा ओरा सीरेटा के पास सिलियरी एपिथेलियम के साथ ये अटैच हुआ होता है, और ऑप्टिक डिस्क के साथ भी ये अटैच हुआ होता है। ठीक है, रेटिना ब्लड वेसल्स के साथ भी अटैच हुआ होता है। तो ऐसे मुझे इसमें से कोई ऑप्शन नहीं लग रहा कि इसके साथ विट्रस अटैच नहीं होता।
तो ऐसा होल अगर हम देखें तो जो रेटिनल ब्लड वेसल्स होती हैं उसके साथ होता है और मैक्यूला के साथ अटैच होता है। ऑप्टिक डिस्क की जो मार्जिन होती है उसके साथ ये अटैच होता है। तो ऐसा मुझे इसमें से कोई नहीं लग रहा, थोड़ा रेटिना लग रहा है क्योंकि रेटिना के मैक्यूला के पार्ट में और रेटिना के ब्लड वेसल्स के साथ ही अटैच होता है। तो एज सच इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके साथ मुझे लग रहा हो कि इसके साथ वीट्रस अटैच ना हो। ठीक है, तो दिस इज़ एक्चुअली कि मुझे इसमें कन्फ्यूजन है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट टू द कॉर्निया। तो कॉर्निया को बाहर से एयर से न्यूट्रिएंट मिल रहा होते हैं, पेरीलिम्बल कैपिलरीज न्यूट्रिएंट्स दे रही होती है, एक्वस ह्यूमर दे रहा होता है, लेकिन वीट्रस नहीं दे रहा होता। कॉर्निया तो आगे वाले एंटीरियर सेगमेंट में होता है, वीट्रस तो पोस्टीरियर सेगमेंट में होता है, तो वो कैसे देगा। एस्ट्रॉयड हाइलोसिस में हमने देखा था मोस्टली सिम्टमलेस होता है और वो यूनिलेटरल होता है मोस्टली। एमसीक्यू गलत दिया हुआ है इन्होंने, यूनिलेटरल होता है, वो मोस्टली यूनिलेटरल होता है। ठीक है, और क्रिस्टलाइन स्फेरिकल बॉडीज़ भी मिलती हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, सिम्टमलेस है और क्रिस्टलाइन स्फेरिकल बॉडीज़ हैं। फिर हमने ये सिनकाइसिस जो है स्किन टिलेंस पढ़ा था और इसमें हमने देखा था कि ट्रॉमा और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से होता है और इसमें हमें कोलेस्ट्रोल के डिपॉजिट्स मिलते हैं। ठीक है, यही आपने देखा था ना, स्टेरॉइड के बारे में देखा था कि उसमें कैल्शियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं आपको एसोसिएटेड विद जो कि था विद जो होते हैं आपकी उसकी वजह से ना हाइपरटेंशन वगैरह, सॉरी वो जो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से और डायबिटीज़ की वजह से। फिर आता है कॉजेज़ ऑफ वीट्रस डीजनरेशन। अब वीट्रस जो डीजनरेट होता है वो मायोपिया की वजह से भी हो सकता है, वो इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ की वजह से भी हो सकता है जिसमें यूवीआइटिस में साइक्लाइटिस वगैरह हो जाए, एबलोइडोसिस की वजह से भी वीट्रस की डीजनरेशन हो सकती है। ये जो दोई में भी अगर आप देखें ना तो आपके जो वीट्रस लिक्विफेक्शन लिखा हुआ है ना उसमें उन्होंने बताया है कि मोस्ट कॉमन डीजनरेटिव चेंजेस जो होती हैं वीट्रस लिक्विफेक्शन होती हैं और उसमें जो कॉजेज होते हैं वो मायोपिया होता है। उन्होंने बताया हुआ है कि डीजनरेटिव सच एज कंडीशंस लाइक मायोपिया के केसेस में या रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की वजह से या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी यूवीआइटिस की वजह से हो सकता है वीट्रस डीजनरेशन, और ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, थर्मल इफेक्ट्स ऑफ द फोटोकोगुलेशन क्रायोथेरेपी की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ओपेसिटीज इन द वीट्रस में लिखा हुआ है एमालॉइड डीजनरेशन, एमालॉइड डीजनरेशन हो सकती है वीट्रस की। ठीक है, तो एज सच ये सारे जो हैं इसमें आ रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका। फिर सब हाइलॉइड हेमरेज जो होता है ये कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया था वीट्रस और रेटिना के दरमियान में होता है। ट्रीटमेंट ऑफ वीट्रस हेमरेज में हम क्या क्या करते हैं, अगर आप जतोई में भी खोल के देखें वीट्रस हेमरेज का ट्रीटमेंट तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं कि वीट्रस हेमरेज को हमने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना होता है जिसमें पेशेंट को सबसे पहले हम बेड रेस्ट करवाते हैं, फिर उसके हेड को एलिवेट करते हैं, उसके बाद उसकी बायलेटरल आई पैचिंग कर देते हैं वीट्रस हेमरेज हुआ हो तो। फिर हम क्या करते हैं एंटी वेजफ्स देते हैं ताकि उनकी न्यूवास्कुलराइजेशन जो है वो रिग्रेस हो जाए। फिर हम ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वीट्रस हेमरेज के साथ फॉर एग्जांपल रेटिनल ब्रेक हुआ तो उसको ट्रीट करेंगे, अगर रेटिनोपैथी हो रही है तो उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, ट्यूमर्स हैं तो उनको रिमूव करेंगे वगैरह वगैरह, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज करेंगे। फिर लिखा हुआ है कि विट्रैक्टमी हम कर देते हैं वीट्रस हेमरेज के केस में। वीट्रस हेमरेज अगर क्लियर नहीं हो रहा 3 महीने से तो फिर हमने विट्रैक्टमी कर देनी होती है। न्यूवास्कुलराइजेशन आइरिस की स्टार्ट हो गई है तो विट्रैक्टमी कर देनी होती है, और गूस सेल ग्लोकोमा हो जाए अगर तो उसमें भी हमें क्या करना होता है कि विट्रैक्टमी कर देनी होती है। तो एज सच इसमें हम कौन से प्रोसीजर्स कर रहे हैं, विट्रैक्टमी कर रहे हैं एट द लास्ट ऑप्शन, बेड रेस्ट कर रहे हैं विद एलिवेशन ऑफ हेड, फोटोकोगुलेशन हम कर रहे होते हैं। ठीक है, फोटोकोगुलेशन भी हम कर रहे होते हैं बिकॉज वहाँ पे न्यूवास्कुलराइजेशन हो रही होती है तो उसको भी हम करेंगे, लेकिन लेंजेक्टमी तो नहीं करेंगे। मतलब वीट्रस हेमरेज है तो उसमें हम अपना लेंस बेचारे को क्यों रिमूव करना है, उसका क्या कसूर है। ठीक है, तो लेंजेक्टमी इसका ऑप्शन होगा। इसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द वीट्रस बैंड्स इन द मेम्ब्रेन्स। मैंने आपको बताया था कि वीट्रस बैंड्स इन मेम्ब्रेन्स बनी हो तो उसके जैसे एडेमा होता है, डिटैचमेंट होती है और रेटिनल होल फॉर्मेशन होती है, तो इसका क्या होगा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ वीट्रस लॉस इंक्लूड्स के वीट्रस लॉस हो गया तो मैंने आपको बताया था कि उसमें कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। तो उसमें जो हमने देखा था कि वीट्रस लॉस के अंदर कॉर्नियल एडेमा हो सकता है, एफेक्ट ग्लोकोमा हो सकता है, अपड्रॉन प्यूपिल हो सकता है, मैकुलर एडेमा हो सकता है। तो ऐसे मैकुलर एडेमा भी हो रहा है, एफेक्ट ग्लोकोमा भी हो रहा है, अपड्रॉन प्यूपिल भी हो रहा है वीट्रस लॉस की वजह से। ठीक है, और ये आप खुद भी सोच सकते हैं, मतलब आपने पढ़ा भी हो तो आप सोच सकते हैं कि वीट्रस अगर आगे की तरफ लॉस हो रहा है तो उसकी जैसे ग्लूकोमा कर सकता है और अपड्रॉन प्यूपिल कर सकता है, कॉर्नियल एडेमा कर सकता है और पीछे मैकुलर एडेमा कर सकता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका। फिर वीट्रस एब्सेस जो है ये कॉमनली हमें किस वजह से होती है ना, तो खुद सोचें कि ये हम पढ़े बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। वीट्रस में एब्सेस बन गए हैं, इन्फ्लेमेशन हो गई है तो किस वजह से हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, पोस्ट ऑपरेटिव
इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, सेप्टिसीमिया की वजह से हो सकती है कि ब्लड से बैक्टीरिया वहाँ आ गए। लेकिन हॉर्डियोलम इंटरनम अगर हो, मेबोमियन ग्लैंड का अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें तो उसका क्या मतलब, उससे वीट्रस में कैसे चला जाएगा ना, ऐसा तो उस तरह कुछ भी नहीं होता वीट्रस इंटरनम हॉर्डियोलम इंटरनम से, ठीक है। कॉमन कॉजेज़ ऑफ वीट्रस हैमरेज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। अब वीट्रस हैमरेज के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, अगर आप जतोई में भी खोल के देखें वीट्रस हैमरेज के कॉजेज़, हम रिवाइज कर लेते हैं कि वीट्रस हैमरेज के कॉजेज़ लिखे हुए हैं कि रप्चर ऑफ द नॉर्मल वेजल्स की वजह से हो सकता है, एबनॉर्मल ब्लड वेजल्स की वजह से, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजल्स की वजह से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो है इसके अलावा रेटिना और कोराइड की कोई भी पैथोलॉजी हो फिर, ठीक है। अब नॉर्मल ब्लड वेसल स्ट्रक्चर कब होंगी, फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है कि ट्रॉमा हो गया है, ठीक है, पोस्टीरियर वीट्रस डिटैचमेंट हो गई है, ठीक है, वीट्रस डिटैचमेंट की वजह से वीट्रस हैमरेज हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से वीट्रस हैमरेज हो सकता है, टर्सन सिंड्रोम की वजह से होता है, ब्लड डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। इसके अलावा न्यूवास्कुलराइजेशन में फॉर एग्जांपल डायबिटिक रेटिनोपैथी है, सिकल सेल डिजीज़ है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एक्सेट्रा। कोराइडल न्यूवास्कुलराइजेशन की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजल्स की वजह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल ईल्स डिजीज़ में, और रेटिनाइटिस रेटिनल वेस्कुलाइटिस की वजह से, ठीक है, मतलब वेजल्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है अगर एडजेसेंट पैथोलॉजी हो, फॉर एग्जांपल कोट्स डिजीज़ हो, ट्यूमर्स हो, रेटिनोब्लास्टोमा हो, मेलानोमा हो, इनमें, और मोस्ट कॉमन कॉजेज जो वीट्रस हैमरेज के होते हैं वो उन्होंने लिखे हुए हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से होता है वीट्रस हैमरेज, और रेटिनल टीयर की वजह से वीट्रस हैमरेज मोस्ट कॉमनली होता है। तो इसमें एज अ होल अगर आप देखें तो कौन कौन से आपने ट्रॉमा कॉज पढ़ा है, ऑब्वियसली पढ़ा है आपने कि रप्चर ऑफ द नॉर्मल वेजल्स में ट्रॉमा हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी आपने न्यूवास्कुलराइजेशन में देखा है, ईल्स डिजीज़ आपने वेस्कुलाइटिस में देखा है, पेरीफ्लेबाइटिस एक्चुअली दैट। तो कोराइडाइटिस की वजह से वीट्रस हैमरेज नहीं हो रहा, कोराइडाइटिस की वजह से वीट्रस हैमरेज नहीं होता, ठीक है। तो कोराइडाइटिस जो है वो इसमें नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कोराइडाइटिस। फिर सिनकाइसिस स्किन टेलेंस जो होता है, इसमें हमने क्या देखा था, इज़ ड्यू टू, हमने देखा था, याद हो गया हमें, कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। और इसके ऑपोजिट जो हमने देखा था स्टेरॉइड वाला, उसमें क्या थे, कैल्शियम क्रिस्टल्स थे। और ये कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स क्यों होते हैं इसके अंदर, ट्रॉमा और इन्फ्लेमेशन की वजह से, ठीक है। अब तो हमें याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद विट्रैक्टमी जो होती है ये हम किस में इंडिकेट करते हैं ना, तो विट्रैक्टमी की इंडिकेशंस जो हैं वो कुछ ऐसी होती हैं कि मैं आपको बता देती हूँ इसमें ऐसे ही, ठीक है। अब विट्रैक्टमी जो होती है इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, विट्रैक्टमी मींस कि हमने अब क्या करना है कि उसको रिमूव करना है ना वीट्रस को। तो इसमें इसकी अगर आप जतोई में खोल के देखें तो इंडिकेशंस लिखी हुई हैं, इंटीरियर विट्रैक्टमी होता है, पार्स प्लानर विट्रैक्टमी होता है, और ये दोनों होती हैं इसकी टाइप्स, ठीक है। अब इंटीरियर विट्रैक्टमी जो होता है ये हम लंबस से परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इसकी इंडिकेशंस ये होती हैं कि हम जो है अगर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की हमने और विट्रस लॉस हो गया, तो विट्रस लॉस अगर हो गया कैटरेक्ट सर्जरी में तो हम विट्रैक्टमी कर देते हैं। इसके अलावा इनकार्सरेशन ऑफ द विट्रस इन द वूंड, ठीक है, और विट्रस टच विद द बुलस कैरेटोपैथी एज सच, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इंडिकेशंस पार्स प्लानर विट्रैक्टमी की देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है एंडोफ्थेल्माइटिस, एंडोफ्थेल्माइटिस की वजह से, एंडोफ्थेल्माइटिस अगर हो जाए तो हमने पार्स प्लानर विट्रैक्टमी करनी होती है, एंडोफ्थेल्माइटिस के ट्रीटमेंट में भी आपने देखा होगा पार्स प्लानर विट्रैक्टमी हमने करनी होती है, ठीक है। वीट्रस हैमरेज के बाद हमें पार्स प्लानर विट्रैक्टमी करनी होती है, और अभी हमने इसको ट्रीटमेंट डिस्कस किया था। प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथीज़ फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, ईल्स डिजीज़ है, रेटिनोपैथी ऑफ द प्री मेच्योरिटी, इन केस में भी हमने विट्रैक्टमी करनी होती है। कॉम्प्लिकेटेड रेटिनल डिटैचमेंट का केस हो तो फिर भी हमने विट्रैक्टमी करनी होती है, कॉम्प्लिकेटेड केस हो, ठीक है। फिर रेटिनल डिटैचमेंट का चैप्टर अगर आप खोल के देखें तो रेटिनल डिटैचमेंट जो है उसके अंदर भी आपने जो है विट्रैक्टमी की होगी, ठीक है। रेटिनल डिटैचमेंट जो है उसके टॉपिक में अगर आप देखें, मैं आपको खोल के ही बता देती हूँ। रेटिनल डिटैचमेंट का जो ट्रीटमेंट है, रेटिनल डिटैचमेंट का ट्रीटमेंट जो है उसमें सबसे पहले आप लोकलाइजेशन करते हो रेटिनल ब्रेक की, उसके बाद SRF जो सब रेटिनल फ्लूइड उसको ड्रेन करते हो, उसके बाद आप वहाँ पे फोटोकोगुलेशन करते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, स्क्लेरल बकलिंग करते हो, और न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी करते हो, और इसके अलावा पार्स प्लानर विट्रैक्टमी करते हो। तो ये सारे इसका ट्रीटमेंट था, और इसमें आपने देखा कि हम इसमें भी विट्रैक्टमी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पार्स प्लानर विट्रैक्टमी उसमें भी है, और एंडोफ्थेल्माइटिस में भी हमने देखा था पार्स प्लानर विट्रैक्टमी करते हैं। और एंडोफ्थेल्माइटिस का जो ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्शन था, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस था, वो मैंने आपको बताया भी था कि उस पर हम क्या करते हैं, इंट्राविट्रल एंटीबायोटिक्स देते हैं, वैनकोमाइसिन, ठीक है, याद होगा आपको जब यूवीआइटिस मैंने आपको बताया था। अच्छा, उसके अलावा जो विट्रैक्टमी करते हैं हम वो ये कि अगर हमारा जो अगर जो है क्या हो, फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी है उसको रिमूव करने के लिए हम करते हैं। परसिस्टेंट प्राइमरी हाइपरप्लास्टिक वीट्रस में करते हैं, वीट्रस मेम्ब्रेन्स एंड बैंड्स अगर बन जाएँ तो फिर हमने विट्रैक्टमी कर देते हैं, क्योंकि हमने देखा है विट्रस बैंड्स और मेम्ब्रेन्स की वजह से रेटिनल एडेमा, रेटिनल डिटैचमेंट वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो एज अ होल अगर आप देखें
तो विट्रेक्टमी जो है इंडिकेटेड होती है जब कैटरेक्ट सर्जरी के बाद विट्रस लॉस हो जाए। एंडोफ्थल्माइटिस के बाद भी आप करते हो, तो रेटिनल डिटैचमेंट के बाद भी करते हो, और अगर वो ट्रैक्शन और बैंड्स बना दे तो फिर तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने रिवाइज कर ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह साथ। फीचर्स ऑफ द एस्ट्रॉइड बॉडीज़ इन द क्या होता है एस्ट्रॉइड बॉडीज़ क्लिनिकली इनोशियस मतलब कि इनोकियस मतलब कि इनोसेंट होती हैं, मतलब कि मैंने आपको बताया कि एसिम्प्टोमेटिक होती है, हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैल्शियम क्रिस्टल्स होते हैं, ये कैल्शियम क्रिस्टल्स मैंने आपको बताया था कैल्शियम क्रिस्टल्स होते हैं। जो दूसरे थे वो कौन से थे, वो कौन से क्रिस्टल्स थे, वो आपके कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स थे। ठीक है, और ये यूजली बायोलेटरल होते हैं। अगेन इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ, आई डोंट नो व्हाई कि यहाँ पे यूनिलेटरल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, यहाँ पे यूनिलेटरल है। विट्रस कंटेन्स, विट्रस में क्या क्या होता है मैंने आपको बताया था, हाइलुरोनिक एसिड होता है, सॉल्ट्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन सब कुछ होता है। सो आंसर इज डी। सो दिस इज एक्चुअली द एस्ट्रॉइड हाइलोसिस, दिस इज द सिनकाइसिस। ये किस वजह से हो रहा था, डायबिटीज़ की वजह से। क्या बन रहा था, कैल्शियम के डिपॉजिट्स हो रहे थे। ये क्या था, ट्रॉमा और इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा था, और कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स हो रहे थे। एसिम्प्टोमेटिक कौन सा है, ये वाला एस्ट्रॉइड वाला। ठीक है, फिर इनके विट्रस के यहाँ से एमसीक्यूज कर लेते हैं, पास्ट यूएचएस, और ये किसकी ना यूवीआइटिस के भी है इंक्लूडेड, तो हम इनको इकट्ठा ही कर लेते हैं। यूवीआइटिस हमने कर लिया। मटन फैट के पीस हमें किस में मिलते हैं, क्रोनिक साइक्लाइटिस में हमने डिस्कस कर लिया। वह मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विट्रस हैमरेज, ओल्ड एज में क्या होता है, विट्रस हैमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज डायबिटीज़ है। ठीक है, अभी अब विट्रस हैमरेज खोल के देखें, मैंने अभी भी आपको बताया था कि विट्रस हैमरेज के कॉजेज़ में मोस्ट कॉमन कॉजेज़ कौन से हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी है और रेटिनल टीयर है। ठीक है, तो डायबिटीज़ की वजह से मोस्टली क्या होता है, ये विट्रस हैमरेज हो जाता है। ठीक है, विट्रस हैमरेज, डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक हो गया। उसके बाद डी शेप प्यूपल जो होता है वो हमें आयरोडोडायलिसिस में मिलता है, ये मैं आपको दिखा दूंगी इसकी पिक्चर। उसके बाद टर्म एंडोफ्थल्माइटिस मीन्स दैट देयर विल बी द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई, इसको भी मैं डिस्कस कर लिया था। 30 years old metal worker sustains trauma to his right eye with a metal rod. He is found to have corneal rupture with iris prolapsed. ठीक है, he is operated upon under the general anesthesia. During the surgery, iris is abscissed and corneal wound repaired and interrupted sutures. 4 weeks later उसको क्या हो रहा है, पेन स्टार्ट हो गई है। उसके बाद करने के बाद फिर फोटोफोबिया, फ्लोटर्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, डिक्रीज विजन हो गई है, और विजुअल एक्टिविटी उसकी जो है वो 6/12 है, कम हो गई है। ही हैज़ इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन एंटीरियर चैम्बर एंड विट्रस विद द कोराइडल नोड्यूल्स, deposits of the inflammatory cells on corneal endothelium but no corneal staining. तो ये यूवीआइटिस वाला चैप्टर निकाल लें, यूवीएल ट्रैक्ट वाला, उसमें सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस लिखा हुआ है। सिंपैथेटिक का सिंपली जो वर्ड है ना वो ये होता है कि एक आंख अगर ख़राब होती है ना किसी भी वजह से, तो दूसरी आंख भी उसको सिंपैथी शो करने के लिए ना वो भी ख़राब होना शुरू हो जाती है, सिंपल सी बात है। तो अब ये जो होती है ना, इसमें होता क्या है, पैन यूवीआइटिस हो जाता है, मतलब कि आगे पीछे सारा यूवीएल ट्रैक्ट इन्फ्लेम हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनुलोमैटस होता है पेनिट्रेटिंग ऑक्यूलर इंजरी के बाद। ठीक है, जिसमें ट्रॉमा होता है उसको हम एक्साइटिंग आई कहते हैं, और जिस जो अपोजिट आई होती है, फेलो आई होती है, वो उसके अंदर जो यूवीआइटिस होता है ना उसको सिंपथाइजिंग आई कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉज ये मोस्टली होती है कि ज़्यादातर एलर्जिक होता है, और यह है कि यूवीएल पिगमेंट जो होता है वो एलर्जी होती है, उसकी वजह से वहाँ पे सारी एलर्जिक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये होता है पेनिट्रेटिंग वूंड्स के बाद होता है ये, और इसके अलावा ये कि ज़्यादातर बच्चों में कॉमन होता है ये। इसके अलावा पैथोजेनेसिस की ये होती है कि ग्रैनुलोमैटस यूवीआइटिस होता है, इसमें डिफ्यूज़ और मैसिव इन्फिल्ट्रेशन होती है लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स वगैरह की। ठीक है, मतलब ग्रैनुलोमैटस है ना, और इसके अलावा इसमें डेलन फक्स नोड्यूल्स मिलते हैं। ग्रैनुलोमा डेवलप्स बिटवीन द ब्रूश मेम्ब्रेन एंड रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, उसके दरमियान में ये नोड्यूल्स हमें ग्रैनुलोमास मिलते हैं। ठीक है, रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और ब्रूश मेम्ब्रेन के दरमियान में। अब ये क्यों होते हैं, प्रोलिफरेशन ऑफ द पिगमेंटेड एपिथेलियम एसोसिएट द इन्वेजन ऑफ द लिम्फोसाइट्स एंड एपिथेलॉइड सेल्स। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि जो होता है ना, जो पहले जिस आई में इंजरी हुई होती है उसके 2 वीक्स टू 3 मंथ्स के बाद, ठीक है, दूसरी आई में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ठीक है, ज़्यादातर 1 साल के बाद होती है। ठीक है, जिसमें इंजरी हुई होती है वो रेड हो जाती है, और जो दूसरी आई होती है वो फोटोफोबिक होती है और इरिटेबल होती है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, एंटीरियर यूवीआइटिस होता है, और इसमें क्या होता है कि जो मल्टीफोकल कोराइडल इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट होता है सीवियर केसेस में।
ठीक है। अब ये सारा दरअसल ये है कि इसमें हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, जो ख़राब वाली आई होती है उसकी इन्यूक्लिएशन कर देते हैं, उस आई बॉल को निकाल देते हैं ताकि दूसरी आई में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जब हम ये देखते हैं, अब देखें 30 इयर्स ओल्ड मेटल वर्कर है, उसको क्या हुआ है, ट्रॉमा हुआ है ना राइट आई में मेटल रॉड की वजह से, और कॉर्नियल रप्चर हो गया, उसका आइरिस प्रोलैप्स हो गया, मतलब जिस आई में हुआ है वो राइट साइड की है, राइट आई बताई हुई है। ठीक है, अब उसे जो है वो सारा सर्जरी वगैरह उसकी हुई और ये वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ कि तकरीबन 4 वीक्स के बाद, ठीक है 4 वीक्स के बाद, अभी हमने देखा है कि ये तकरीबन 2 वीक्स to 3 मंथ्स के बाद होता है। ठीक है, हुआ क्या है कि जो ऑपोजिट आई है, लेफ़्ट आई, राइट आई में इंजरी हुई थी, लेफ़्ट आई में क्या हो गया, पेन, फोटोफोबिया, फ्लोटर्स, डिक्रीज विजन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और विजुअल एक्टिविटी भी कम हो गई है, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आना शुरू हो गए हैं विट्रस में, और ये सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड इंटीरियर चैम्बर एंड विट्रस में कोराइडल नोड्यूल्स भी हैं। ठीक है, और डिपोजिट्स हैं हमारे कॉर्नियल एंडोथेलियम में, ये बता रहे हैं ये जो है कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स, ये बता रहे हैं कि इंटीरियर यूवियाइटिस हुआ हुआ है। ठीक है, मतलब कि एक आंख में इंजरी हुई थी, उसकी वजह से दूसरी में हो गई है। सिंपल सी बात है, सारी डायग्नोसिस हमारी सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया की तरफ जा रही है। ठीक है, उसकी वजह उसके अलावा है किपिस नोड्यूल्स हमने देख लिया था, ग्रेनुलोमेटस में होते हैं, इसके साथ हमने ये भी देखा था। इसके अलावा ना इसमें एक और चीज़ नोट कर लें कि इसके साथ एक और नोड्यूल्स होते हैं, उसको कहते हैं, कौन से नोड्यूल्स होते हैं जो कि इंटीरियर यूवियाइटिस में होते हैं, बुसाका नोड्यूल्स। जो कोपी नोड्यूल्स होते हैं ना, ये एक्चुअली पिप्यूलरी मार्जिन्स पे होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया भी था। और जो बुसाका नोड्यूल्स होते हैं ना, ये आइरिस की सरफेस के ऊपर होते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो है ना क्रोनिक केस में होते हैं, बुसाका नोड्यूल्स और कोपी नोड्यूल्स। कोपी नोड्यूल्स जो होते हैं ये एक्चुअली पिप्यूलरी की मार्जिन्स पे होते हैं, और आइरिस की सरफेस पे बुसाका नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपने दोनों नोड्यूल्स याद रखने हैं इंटीरियर यूवियाइटिस, क्रोनिक इंटीरियर यूवियाइटिस में। ठीक है, अच्छा उसके अलावा होता है कि जो प्यूपिल होता है एक्यूट इंटीरियर यूवियाइटिस में, वो किस तरह का होता है। इंटीरियर यूवियाइटिस में मायोसिस हुई होती है, इरेगुलर होता है विद पुअर रिएक्शन। ठीक है, अब ये होता है ना कि मैंने आपको बताया था कि जो यूवियाइटिस के लोग होते हैं उनमें हम देते हैं मिड्रेसिस करवाने के लिए ड्रग्स देते हैं, साइक्लोप्लेजिक्स देते हैं, जिसमें भी अदाइट्रोपिन 1% ड्रॉप्स होता है, होमाट्रोपिन होता है वगैरह वगैरह। आपको पता भी होगा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमने स्पैज़म को रिलीव करना होता है, पोस्टीरियर साइनिकी को ब्रेक करने के लिए यूज़ करना होता है, और एक्सुडेट फॉर्मेशन को रिड्यूस करने के लिए हमने इनको देना होता है। ठीक है, अब देते हैं हम क्या है, माइड्रेसिस करवाने के लिए ड्रग्स देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि मियोसिस हुई होती है। ठीक है, मियोसिस हुई होती है। अगर आप अपनी बुक में एक्यूट इंटीरियर यूवियाइटिस को देखें ना, तो उसमें जो आंखें बनी हुई हैं ना, उसमें आप देखोगे एक्यूट आइरोडोसिक्लाइटिस में कि मियोटिक प्यूपिल होता है इसमें। ठीक है, प्यूपिल जो होता है वो बिल्कुल कंस्ट्रक्टेड सा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात होती है कि मियोसिस हुई होती है, इरेगुलर होता है, और पूर रिएक्शन होता है उसका। तो इसके आप साइंस में जाएँ और साइंस में देखें, मैं आपको साइंस इसके साथ साथ रिवाइज़ करवा देती हूँ। विजुअल एक्टिविटी कम होती है एक्यूट इंटीरियर यूवेटिस में। लिम्बस में सर्कम कॉर्नियल कंजेशन होती है, लिम्बस के इर्द कंजेशन सारी होती है। कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, एक्वियस फ्लेयर मिलता है जो मैंने आपको बताया था अर्लीस्ट फीचर होता है। एक्वियस सेल्स मिलते हैं, फाइब्रिनस एक्सुडेट्स मिलते हैं, हाइपोपायोन मिलता है। ठीक है, स्फेयर इन्फ्लेमेशन में आइरिस मडी होता है। ठीक है, और प्यूपिल में मायोसिस हुई होती है, ये वही बात आ गई। स्लगिश रिएक्शन होता है टू लाइट ड्यू टू पिपिलरी स्फिंक्टर स्पैज़म। ठीक है, पोस्टीरियर साइनिकी जो है वो बनी हो सकती है। एंटीरियर जिसको हम ब्रेक करने के लिए एट्रोपिन दे रहे होते हैं। एंटीरियर विट्रस में इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं। ठीक है, रेड रिफ्लेक्स जो होती है वो पोर हो जाती है, टेंडरनेस होती है, और इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक्चुअली क्या होती हैं, एक्यूट इंटीरियर यूवेटिस में होती हैं, और मियोसिस हुई होती है इरेगुलर विद द पीपल जो होता है इरेगुलर होता है, पुअर रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ब्लैक स्पॉट्स जो कि फ्लोटिंग कर रहे होते हैं, ये आपको याद हो गया, कोई कोराइटाइटिस में होता है। उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट विद द ग्रॉस डिक्रीज इन विजन ऑन टॉर्च एग्जामिनेशन, पेरीलिम्बल कंजेशन मिल रही है, कंजक्टिवा पे पिपिलरी मायोसिस मिल रही है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा पेरीलिम्बल कंजेशन, इसलिए मैंने आपको करवाया था कि ताकि आपको आगे से जो है वो काम हो जाए। डिक्रीज इन विजन हुई है उसकी, और हमने पेरीलिम्बल कंजेशन देख ली, और पिपिलरी मायोसिस मिल गई हमें। तो एंटीरियर यूवियाइटिस, ग्लूकोमा नहीं हो सकता। ग्लूकोमा में क्या था, मिड्रेसिस हुई थी, जो प्यूपिल डायलेटेड हुआ था। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस, कैराटाइटिस, सिक्लेराइटिस, इसमें ऐसा जिस तरह की चीज़ें नहीं होती। ठीक है, प्यूपिल में इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आ जाता है कि इन जक्स्टा पेपिलरी कोराइडाइटिस, लीयंस हमें कहाँ मिलती हैं, आगे भी हमने पढ़ा था कि डिस्क के अराउंड मिलती हैं। ठीक है, पिक्चर भी हमने देखी थी। इसके 30 years old male है presented the sudden dimness of the vision in the right eye for 4 days। क्या कह रहा है वो कि मुझे ना पीछे दर्द थी, बैक एक थी, और एनसेड्स मैंने यूज़ किए थे, और अब उसकी जो विजुअल एक्टिविटी है वो कम हो गई है।
स्लिट लैंप एग्जामिनेशन पे सर्कम कॉर्नियल कंजेशन मिल रही है, केपीज मिल रहे हैं, फ्लेयर मिल रहे हैं, सेल्स मिल रहे हैं इंटीरियर चैम्बर पे, राइट प्यूपिल में पोस्टीरियर साइने की मिल रही है 10 o'clock पोजीशन पे। तो इसका क्या होगा, वही होगा ना एक्यूट इंटीरियर यूवीआइटिस ए, ठीक है। इसके अलावा क्या है, 32 ईयर्स ओल्ड मेल है, उसको रेड आई हुई हुई है। He was referred to the ophthalmologist with the suspected diagnosis of the uveitis. Most reliable sign for diagnosing the acute interior uveitis is what? Cells in the anterior chamber. ठीक है, cells in anterior chambers ये होंगे। केपीज ऑन एंडोथीलियम नहीं होगा इसका ये होगा केपीज ऑन एंडोथेलियम, क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स आर प्रेजेंट एंड केपीज आर इन्फ्लेमेटरी सेल्स डिपॉजिट इट ऑन द एंडोथेलियम ऑफ द कॉर्निया एंड इट इज़ पैथोग्नोमिक साइन फॉर आइरिडोसिक्लाइटिस मीन्स दैट एक्यूट इंटीरियर यूवेटिस। तो इसका ये होगा केपीज ऑन एंडोथेलियम, ठीक हो गया। उसके बाद आता है 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स ब्लड विजन ऑफ द राइट आई फॉर द लास्ट 10 days। 10 दिन से उसकी ब्लड विजन है। क्लिनिकली शी हैज़ सिलियरी कंजेशन, ठीक है। और क्या है, स्मॉल कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स एंडोथेलियम में, न्यूमरस सेल्स हैं एंटीरियर चैम्बर पे। तो क्या होगा, अब क्या है, अब देखें जो यूवीआइटिस होता है उसके बहुत से कॉजेज़ होते हैं ना, इन्होंने एज सच एक्यूट इंटीरियर यूवीआइटिस इसमें कहीं भी नहीं लिखा होगा, लेकिन यूवीआइटिस के बहुत से कॉजेज़ होते हैं। जैसे हमने देखा था इन्फेक्टिव कॉजेज़ हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्टिव हो सकते हैं। फिर इन्फेक्टिव में आगे से एक्सोजनस इन्फेक्शन हो सकता है, इंडोजनस हो सकता है। नॉन इन्फेक्टिव में सेकेंडरीली कोई भी डिजीज़ थी उसकी वजह से हो सकता है, या ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से हो सकता है। लेकिन एक्यूट इंटीरियर यूवीआइटिस की पहली लाइन इटियोलॉजी में लिखा हुआ है कि इट इज़ द इडियोपैथिक इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। और सेकेंडली मैंने आपको बताया था कि HLA-B27 एसोसिएशन होती है, और थर्डली जो है ना ट्रॉमा की वजह से होता है। तो इडियोपैथिक इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, तो इसमें आप इडियोपैथिक कहेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने और कोई कॉज बताया ही नहीं है ना, एसोसिएशन नहीं बताई। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इन्होंने हेट्रोक्रोमेट, ये जो हेट्रोक्रोमिया आयरिस की है, इसमें एक्चुअली आयरिस की जो है थोड़ी सी कलर चेंज हो जाता है, उसमें पोस्टीरियर साइनिंग की नहीं होती, और उसमें कैटरेक्ट भी प्रेजेंट होता है। हमने कुछ चीज़ें इसकी देखी थी, तो ऐसा उसमें से भी नहीं जा रहा। हर्पिस सिम्प्लेक्स में मतलब इस तरह से होगा ना, कुछ विजाइकल्स वगैरह होंगे इस तरह से, और उसके साथ टीबी के अंदर कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स नहीं होंगे, क्रोनिक होगा। मतलब एज सच ये कॉमन कॉज जो बता रहे हैं ना वो यही होता है, इडियोपैथिक इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। तो 40 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, उसको ब्लड वीएन है 10 दिनों से, ठीक है, मतलब कि अभी ये एक्यूट ही चल रहा है, और सीलियरी कंजेशन है, और स्मॉल कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स हैं, और न्यूमरस सेल्स हैं इंटीरियर चैम्बर पे। तो ये एक्यूट इंटीरियर यूवेटिस होगा, और उसका मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो इडियोपैथिक है, क्योंकि उन्होंने कॉज एज सच कोई नहीं बताया हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है कि व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इन पेशेंट विद यूवीआइटिस दैट शोज बायलेटरल एंड सिमेट्रिक हाइलर एडिनोपैथी ऑन चेस्ट एक्सरे एंड हैज़ रेज्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लेवल, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि देखें, अब उन्होंने बताया उसको यूवीआइटिस है, लेकिन साथ साथ हमें क्या मिल रहा है, हमें जो है वो चेस्ट एक्सरे पे क्या मिल रहा है, हाइलर एडिनोपैथी मिल रही है, ठीक है। हाइलर मतलब हाइलर लिम्फ नोड्स जो है ना, हाइलर लिम्फ नोड्स वो इनलार्ज हुए हुए हैं, और उनका जो एस एंजाइम है ना वो एलिवेटेड हुआ है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, सॉरी हाँ यही होता है ना एंजियोटेंसिन एस एंजाइम, ठीक है, और वो हमारे लंग्स में से ही होता है, निकलता है। तो अब देखें जो सार्कोइडोसिस होता है ना, इसी में ये आएगा, ठीक है। सार्कोइडोसिस में एक्चुअली क्या होता है, जो हाइलर लिम्फेडिनोपैथी होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होती है। देखें सार्कोइडोसिस में एक्सरे फाइंडिंग्स क्या होती हैं, बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, लार्ज लिम्फ नोड्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ चेस्ट। तो ये देख लें, आयरिडोडायलिसिस में क्या होता है, आयरिस हमारी सीडीडी बॉडी से डिटैच हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, एज अ रिजल्ट ऑफ सर्जरी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, डी शेप प्यूपिल हो जाता है, ठीक है, डी शेप प्यूपिल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो थोड़े से ये देख लें, डी शेप प्यूपिल इन द आयरिडोडायलिसिस, फेस्टून्ड, ये मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर साइनिकी में बन जाता है एक ऑन डायलेशन। पियर शेप जो है एडहेरेंट ल्यूकोमा में होता है, ठीक है, ये आपने कॉर्निया वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पियर शेप प्यूपिल होता है, और ओवल शेप्ड होता है ग्लोकोमा में, ठीक है। उसी तरह डी शेप प्यूपिल आयरिडोडायलिसिस में, पीक्ड प्यूपिल आयरिस प्रोलैप्स में, ठीक है। एक्यूट इंटीरियर यूवेटिस अगर यंग लोगों में होना तो ये किन में होता है ज़्यादातर, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बैक पेन होती है, और इट इज़ एक्चुअली एसोसिएशन विद द HLA-B27, ठीक है, उसके साथ एसोसिएट होता है, और यह ज़्यादातर यंग एज में 20 to 30 ईयर्स में होता है, ये सेकेंड डेकेड ऑफ लाइफ में, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्फीयर पोस्टीरियर यूवेटिस इज़, पोस्टीरियर यूवेटिस है तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन स्फीयर पोस्टीरियर यूवेटिस की क्या होगी,
एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। तो ऐसा अगर हम देखें ना, विट्रियस लॉस तो नहीं हो सकता। पोस्टीरियर यूवेइटिस में क्या होता है, कोराइडो रेटिनाइटिस होता है ना, कोराइड और रेटिना की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। तो विट्रियस लॉस इसमें नहीं हो सकता। विट्रियस लॉस के मैंने आपको कॉजेज़ बताए थे, ठीक है, वो इसमें नहीं है। रिग्मेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट क्यों नहीं हो सकती है? रिग्मेटोजेनस में टियर होता है ना रेटिना में। अगर हम रिग्मेटोजेनस के कॉजेज़ देखते हैं तो इसमें प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज़ ये होते हैं अकॉर्डिंग टू द चितोई कि पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट अगर हो फिर हो सकता है, पेरिफेरल रेटिनल डीजनरेशंस की वजह से हो सकता है, मायोपिया की वजह से हो सकता है, एफेकिया की वजह से या ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, ठीक है। रिग्मेटोजेनस रेटिनल टियर होता है। अब एक होता है डिसलोकेशन ऑफ लेंस की वजह से, मतलब इसके रिजल्ट में डिसलोकेशन ऑफ लेंस भी नहीं हो सकता और ग्लोकोमा भी नहीं हो सकता पोस्टीरियर यूवेइटिस, क्योंकि पीछे है ना, तो प्यूपिलरी ब्लॉक कैसे होगा, ठीक है। तो एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट की अगर हम बात करें तो इसके कॉजेज़ में लिखा हुआ है ऑक्यूलर कॉजेज़ हो सकते हैं, सिस्टमिक कॉजेज़ हो सकते हैं। ऑक्यूलर कॉजेज़ में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ट्यूमर्स हो सकते हैं, या रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलाइटिस हो सकता है। इन्फ्लेमेशन में इन्होंने लिखा हुआ है कि पोस्टीरियर यूवेइटिस की वजह से एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट होती है, ठीक है। कोराइड और रेटिना की इन्फ्लेमेशन होगी तो वो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट होती है, ठीक है। कि जो होता है ना, एक्चुअली एक्यूमुलेशन हो जाती है हमारी सब रेटिनल स्पेस के अंदर एक्सुडेटिव फ्लूइड की, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई होती है ना कोराइड और रेटिना की, तो फिर तो जब उसके अंदर वो फ्लूइड जमा हो जाएगा ना इसमें, तो इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट। ये हमने कर लिया था। हेयर फॉल्स डिजीज़ होती है, सार्कोडोसिस में होती है, और सार्कोडोसिस का एक हमने देखा था कि लिम्फेडिनोपैथी होती है हाइलर। ट्रीटमेंट ऑफ इंट्राओक्युलर मैलिग्नेंट मेलानोमा, इसे हमने देखा था कि हम इन्यूक्लेशन करते हैं। जो द फॉलोइंग रिगार्डिंग एट्रोपिन इज़ ट्रू। एट्रोपिन जो होती है ये क्या करती है, एट्रोपिन जो होती है ये एंटी कोलिनर्जिक होती है ना, तो ये क्या करवाएगी, हमारी जो सिक्रीशंस होंगी बॉडी की उसको कम करवा देगी। तो क्या होगा, एनहाइड्रोसिस हो जाएगी, ठीक है, और उसकी वजह से हाइपरथर्मिया हो जाएगा। स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी कम हो जाएगी ना, तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा। इसके अलावा साइक्लोप्लेजिक तो ये होती ही है, सीरीडी स्पैज़म करवाती है ना हमारे, और हेलुसिनेशंस भी ये करवाती है। तो ये सारे इसके एट्रोपिन के कॉजेज़ होंगे और ऑफ द अबव, ठीक है, मतलब इसके ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट होते हैं। अर्लीस्ट फीचर ऑफ एंटीरियर यूवेइटिस क्या होगा, मैंने आपको बताया था एक्विस फ्लेयर, ठीक हो गया। उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन विट्रस, ये मैंने आपको बताया था। इरिडिया इज़ कंजेनिटली डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ आइरिस होती है। ESR एंड CRP जो होती हैं कैन बी फाइंडिंग अगर ये रेज्ड हों इन ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ऑप्टिक न्यूरोपैथी के अंदर भी ये रेज्ड होते हैं, इंटीरियर इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो चैप्टर नंबर 16 अपना ऑप्टिक नर्व का खोल लें। उसमें यह है कि पेज नंबर 227 पे लिखा हुआ है कि जो ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है ना, उसमें एक्चुअली क्या होता है कि ऑप्टिक नर्व फाइबर्स की एक्चुअली क्या होती है, कोई डिजीज़ होती है नॉन इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। अब उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि स्किन दो टाइप्स होती हैं, मेजरली जो है ग्लोकोमेटस हो सकती है, ग्लोकोमा की वजह से हो सकती है, या इंटीरियर इस्कीमिया की वजह से हो सकती है। इस्कीमिया के उसमें जो एक टाइप बताई हुई है अट्राइटिक जो है ना इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, उन्होंने उसमें बताया हुआ है कि जॉइंट सेल अट्राइटिस जो होता है ना, आपको पता होगा पैथो में आपने जॉइंट सेल अट्राइटिस के बारे में पढ़ा होगा। उसके रिजल्ट में क्या होता है, जॉइंट सेल अट्राइटिस के रिजल्ट में आपने पढ़ा भी होगा कि ऑप्टिक न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये वो वाला केस है। अब ऑब्वियसली जब जॉइंट सेल अट्राइटिस होगा तो उसमें हमने क्या करवाना होता है, इसकी इन्वेस्टिगेशंस में लिखा हुआ है कि हमने रूल आउट करना होता है पेशेंट को जॉइंट सेल अट्राइटिस के लिए। तो उसमें हम ESR करवाते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन, और CBC का लेवल चेक करवाते हैं, ठीक है। और जो नॉन अट्राइटिक होती है उसमें ब्लड प्रेशर का कोई मसला होता है, तो नॉन अट्राइटिक के केस में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। जबकि जो अट्राइटिक का केस होता है इंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी का, उसमें वी हैव टू चेक द CBC एंड ESR के वेदर ये जॉइंट सेल अट्राइटिस की वजह से हो रही है या वैसे ब्लड प्रेशर चेंजेस की वजह से हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम CBC या ESR रेज हमें मिलता है। फिर कर्वो और क्राउ की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपका एक कॉज लिखा हुआ है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, और इसकी इन्वेस्टिगेशंस में आप लिखते हो कि CBC ESR आपने करवाना है। और ऑप्टिक न्यूराइटिस के केस में भी, क्योंकि ये हमारे ऑप्टिक न्यूराइटिस के जो कॉजेज़ होते हैं
उसमें अगर हम देखें तो पेज नंबर 225 पे लिखा हुआ है कि ऑप्टिक न्यूराइटिस कैन बी कॉज्ड बाय द डीमाइलिनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसमें वी हैव द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डेविक्स डिजीज एक्सेट्रा। इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया। पैरा इन्फेक्शस केसेस हो सकते हैं लाइक चिकन पॉक्स, मीजल्स वगैरह। कंटेजियस इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे जो इन्फेक्शन का केस है इसमें एक्चुअली फीवर के साथ एसोसिएटेड होगा, और इस केस में ऑब्वियसली हम इन्वेस्टिगेशन में CBC या ESR करवा रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में अगर आप चेक करें CBC या ESR हम जो है करवा रहे हैं फॉर द इन्फेक्शंस को रूल आउट करने के लिए, वेदर इन्फेक्शंस की वजह से तो ऑप्टिक न्यूराइटिस नहीं हुआ। इसके अलावा हम कर्बो और क्राउ की मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो एज सच विट्रस हेमरेज में हमने कहीं भी CBC ESR की बात नहीं की, ठीक है। पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट इन अ पेशेंट विद सडन डिक्रीज इन विजन एंड RAPD इज प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। अब ये है कि सडन डिक्रीज इन विजन हुआ है और RAPD जो है ना वो प्रेजेंट है, मतलब पीपल करेक्शन ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। तो एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी मैंने अभी डिस्कस किया कि ये दो तरह से हो सकता है, या तो जॉइंट सेल आर्थराइटिस की वजह से हो सकता है, या ये हाइपरटेंशन डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जो है ऑप्टिक न्यूरोपैथी है तो RAPD प्रेजेंट होगा, ठीक है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी इंक्लूजन में भी RAPD प्रेजेंट होगा। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन जो मोस्टली इस्कीमिक टाइप होती है उसमें RAPD प्रेजेंट होता है, ठीक है। रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस में भी RAPD होगा, ठीक है। और इन सब के अंदर क्या हो रहा है, मोनो ऑक्यूलर, मतलब कि इनके अंदर सबके अंदर क्या होता है, पेनलेस सडन लॉस ऑफ विजन होती है, ठीक है। एकदम से विजन चली जाती है किसमें, एंटीरियर इस्कीमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी में, कर्वो में, क्राउ में, रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस में सडन ऑनसेट ऑफ सडन लॉस ऑफ विजन होती है, ठीक है, और पेनलेस होती है। अब जो हमारा विट्रस हैमरेज है ना, विट्रस हैमरेज उसमें नहीं होती RAPD, ठीक है। RAPD इसमें नहीं होती प्रेजेंट। RAPD मोस्टली ऑप्टिक कोई डिजीज़, ऑप्टिक नर्व की कोई डिजीज़ हो, रेटिना की डिजीज़ हो, फिर अगर विट्रस हैमरेज की वजह से पीछे रेटिना डिटैच हो जाती है या रेटिना के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है ना, फिर RAPD प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, E होगा। अदरवाइज सडन डिक्रीज इन विजन इसमें भी होगी, ठीक है। कॉमन कॉजेज ऑफ कोराइड डिटैचमेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ये भी बता दिया था मैंने। 25 years old male, हिस्ट्री है सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन की वन आई में फॉर द पास्ट 2 weeks, इज़ नो हिस्ट्री ऑफ ट्रामा। ऑन एग्जामिनेशन एंटीरियर सेगमेंट इज़ नॉर्मल, एंटीरियर सेगमेंट आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन जो पीछे फ्रंटल ग्लो आपको नज़र नहीं आ रहा, मीन्स के आगे कुछ चीज़ आई हुई है ना, फ्रंटल ग्लो है, फ्रंटल ग्लो नहीं आ रहा, आगे कुछ चीज़ आई हुई है, इसकी वजह से फ्रंटल नज़र नहीं आ रही ना, तो क्या हो सकता है। कर्वो जो है इसमें तो आपको नज़र आते हैं प्रोमेटोस्प्लैश हेमरेजेस नज़र आते हैं। कैटरेक्ट हो तो फ्रंटल ग्लो नहीं नज़र आता, लेकिन सडन पेन लॉस ऑफ विजन जो है एज सच डेवलपमेंटल कैटरेक्ट नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, कंजेनिटल कैटरेक्ट अब जाके तो प्रेजेंट नहीं करेगा, 25 years old मेल है। और ऑप्टिक एट्रोफी में तो ऑप्टिक नर्व नज़र आ रही होती है, ठीक है। एक्यूट अटैक ऑफ एंगल क्लोयर ग्लूकोमा, ये तो बहुत पेनफुल होता है, पेनफुल होती है इसमें तो, ठीक है। तो पेनलेस किस में होगी, विट्रस हैमरेज में, और फ्रंटल ग्लो नज़र नहीं आ रहा। हमने स्क्लेरा वाला कर लिया था। फिक्स्ड प्यूपिल which does not react to direct or consensual light stimulus could be caused by atropine। एट्रोपिन क्या करती है, को स्पैस्टिक कर देती है ना, तो अब क्या होगा कि वो डायलेट हो जाएगा, मिड्रेसिस हो जाएगी और वहाँ पे रुक जाएगा ना, और वो उसको स्टिमुलेट नहीं करेगा। फिर एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, डेफिनेटिव मैनेजमेंट ऑफ द विट्रस हैमरेज इज़ विट्रेक्टमी, ठीक है। और यंग पेशेंट विद द मार्फन सिंड्रोम हैज़ एक्टोपिया लेंटिस फॉर विच लिंजेक्टमी and anterior vitrectomy has planned. The goal for anterior vitrectomy is removal of the vitreous anterior to the posterior lens cap। तो anterior vitrectomy में हम क्या करते हैं, anterior part of vitreous remove करते हैं, तो removal of the vitreous anterior to the posterior lens capsule, ठीक है। उसके अलावा ये है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विट्रस हैमरेज क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, डायबिटीज़ होती है एडल्ट्स में। दिस इज़ ऑल अबाउट द विट्रस।